दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता हॉटस्पॉट। इसमें हम जानेंगे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट या जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, इसके प्रमुख मानक क्या हैं, जैव विविधता तप्त क्षेत्रों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसके संरक्षण के प्रमुख उपाय कौन से हैं। दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि लोक सेवा आयोगों के मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम मुख्य परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है उसके साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस टॉपिक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को जान लेते हैं। तो जैव विविधता क्या होती है आप जानते हैं। जैव विविधता किसी विशेष आवास में पौधों और जानवरों के प्रजातियों की विविधता के रूप में संदर्भित किया जाता है। जैव विविधता का अर्थ किसी विशेष आवास या विशेष क्षेत्र में प्राणी जात और वनस्पति जात की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है और प्रजातियों की समता और उसकी समृद्धि जैव विविधता का महत्वपूर्ण घटक होती है। अब आइए जानते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। दोस्तों ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता जो टॉपिक है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है हॉटस्पॉट। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है ये शब्द 1988 में देखिएगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो शब्द है 1988 में किसके द्वारा गढ़ा गया था, नॉर्मन मायर्स। याद रखिएगा, एक पारिस्थितिकविद हैं या इनको कहा जाए कि पारिस्थितिकविद या पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा सबसे पहले 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द को गढ़ा गया था। और नॉर्मन मायर्स द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपनी उच्च प्रजाति समृद्धि और स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रजातियों की जो है उच्च विविधता पाई जाती हो और वहां उनकी स्थानिकता हो, ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं सामान्य रूप से जो हम मुख्य परीक्षा में लिखेंगे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जैव विविधता, शार्ट में मैं लिखूंगा, बोलते जाऊंगा तो आप नोट भी करते जाइएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं, देखिए याद भी करते चलिए, वे क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता की प्रचुरता के साथ, जहां पर जैव विविधता यानी वनस्पति जात और प्राण जाति की विविधता, प्रजातियों की विविधता, जैव विविधता की प्रचुरता के साथ, अधिकता के साथ स्थानिक जातियों की जो विविधता है, अधिकता है, वो पाई जाती हो। प्रचुरता के साथ स्थानिक जातियों की प्रचुरता पाई जाती है। तो इसको एक सेंटेंस में आप याद कर लीजिएगा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर जैव विविधता की प्रचुरता के साथ स्थानिक जातियों की प्रचुरता पाई जाती है। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्तमान में ये प्रजातियां संकट या विलुप्त होने के कगार पर
पहुंच गई हों। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से आप जैव विविधता हॉटस्पॉट को परिभाषित कर सकते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता की प्रचुरता के साथ जो है उनकी स्थानिकता पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में ये प्रजातियां संकट या विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1988 में। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि एक परिभाषा है जैव विविधता हॉटस्पॉट होने की मुख्य योग्यता या मानक क्या हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट वाला जो क्षेत्र है उसको कैसे माना जाए कि ये जैव विविधता हॉटस्पॉट हो सकता है या हॉटस्पॉट है, इसका मानक क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। देखिए, तो किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट या जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए 2 मानदंडों को पूरा करना जरूरी है। पहला मानदंड क्या है, आप जान लीजिए। पहला मानदंड ये है कि उस क्षेत्र में संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए। ये पहला मानक है, 1500 प्रजातियां होनी चाहिए, यानी उच्च स्तर की स्थानिकता होनी चाहिए उस क्षेत्र में। ठीक। दूसरा जो मानक है वो क्या है हॉटस्पॉट के लिए? दूसरा ये है कि इसमें अपने मूल निवास स्थान का दोस्तों 30% या उससे कम हिस्सा ही होना चाहिए। 30% या उससे कम हिस्सा होना चाहिए, यानी ये जो क्षेत्र है ये खतरे में या संकट में होना चाहिए। तो ऐसा क्षेत्र जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। पूरी दुनिया में अगर हम जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो पूरी दुनिया में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, याद रखिएगा। और इसमें से 4 जो हैं ये भारत में स्थित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए कि जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के मानदंडों के अनुसार भारत में कुल 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। देखिए, चार जो हॉटस्पॉट हैं ये कौन कौन से हैं, इनको जान लीजिए। पहला जो भारत में जो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, इसमें पहला कौन सा है, ये आप जान लीजिए पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। ये याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। दूसरा जो है वो पश्चिमी घाट है, आपका बहुत सारे साथी जानते भी होंगे। तीसरा जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो इंडो बर्मा क्षेत्र है। और चौथा आपका ये सुंडालैंड है, सुंडालैंड क्षेत्र। तो याद रखिएगा, भारत में जो 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं उसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिमालय आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा माने जाने वाला पर्वत है और ये कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी भारत, भूटान, नेपाल और पूर्वी भागों को शामिल करता है। और इस क्षेत्र में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसमें बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त प्राय हैं। इसमें जंगली एशियाई जल भैंस, एक सींग वाला गैंडा और 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां शामिल हैं और इनमें 3160 स्थानिक हैं। और इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार आप जान लीजिए 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो ये तो रहा पूर्वी हिमालय के बारे में। इंडो बर्मा क्षेत्र क्या है? तो इंडो बर्मा क्षेत्र जो है ये बड़े विस्तार स्तर पर फैला हुआ है। 12 वर्षों में जो पिछला 12-15 वर्ष है इस क्षेत्र में 6 बड़ी स्तनपायी प्रजातियां खोजी गई हैं। बड़े सींग वाले मुंट जैक, एनामाइट मुंट जैक, ग्रे सैंक्ड डूक, एनामाइट धारीदार खरगोश, लीफ डियर और साओला। और दोस्तों इंडो बर्मा जो क्षेत्र है ये हॉटस्पॉट स्थानिक मीठे पानी वाले कछुए की प्रजाति के लिए भी जाना जाता है। इसमें अधिकांशतः अत्यधिक कटाई और
बड़े पैमाने पर आवास हानि के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं। यहाँ पर 1300 विभिन्न पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिनमें खतरे में पड़े व्हाइट ईयर नाइट हेरान हैं, ग्रे क्राउंड क्रोसिया और ऑरेंज नेक्ड पार्टीज शामिल हैं। और पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है और यहाँ पर जो जंगल और वर्षा वन है। और आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो विविधता है वो बहुत बड़े स्तर की विविधता है। इसमें स्तनपायी हैं, पक्षी हैं, उभयचर प्रजातियाँ हैं, सरीसृप प्रजातियाँ हैं। तो ये जो है बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। सुंडालैंड, तो थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा होगा आपको। सुंडालैंड हॉट स्पॉट ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। सुंडालैंड हॉट स्पॉट दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसमें सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया शामिल हैं। 2013 में सुंडालैंड को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और ये क्षेत्र अपने समृद्ध स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। सुंडालैंड कहीं कहीं पर सुंदरलैंड भी लिखा जाता है। ये दुनिया के जैविक रूप में सबसे समृद्ध हॉट स्पॉट में से एक है। इसमें संवहनी पौधों की 25,000 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से 15,000 केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो हमारा जो प्रश्न था उसमें ये था कि जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट के प्रमुख मानक कौन से हैं, इसको हमने जान लिया कि जैव विविधता हॉट स्पॉट और इसके जो मानक हैं वो कौन से हैं। और भारत में जो जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट, उनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब आइए ये जानते हैं दोस्तों कि जैव विविधता तप्त क्षेत्र या जैव विविधता हॉटस्पॉट का संरक्षण क्यों आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता हॉटस्पॉट का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो ऐसे तो जो जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं ये जीव और प्रजातियों की विविधता के लिए, स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है यहाँ पर, ये जो है अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, उनका अस्तित्व खतरे में या संकट में है। तो जैव विविधता तप्त स्थल स्थानीय प्रजातियों की अधिकता वाले ऐसे सघन जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं जहां पर प्रजातियों के विनाश का संकट बना हुआ है। विविधता तो है, लेकिन यहाँ पर इन प्रजातियों के विनाश का संकट है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग आप जान लीजिए नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था और ये क्षेत्र सघन जैव विविधता, यहाँ पर इसकी विशेषता क्या होती है कि ये सघन जैव विविधता वाले क्षेत्र तो हैं ही, लेकिन ये अनेक दृष्टि से इसके कारण लाभदायक होते हैं। क्यों? तो ये न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि अन्य जीवों के लिए, सह अस्तित्व के लिए और हमारी बहुत ढेर सारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और जब ये लाभदायक हैं आर्थिक दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से लाभदायक होने के वजह से यहाँ पर जो मानव है उसका हस्तक्षेप बढ़ गया है अपने लाभ के लिए। तो कारण क्या है, इसमें समस्या क्या हुई है कि एक तो यहाँ जैव विविधता है, जैव विविधता होने के कारण जो ये क्षेत्र है कई दृष्टियों से लाभदायक है। सबसे बड़ा लाभ तो आर्थिक दृष्टि से है। इस कारण यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा है और आप जानते हैं जब मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता है तो प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे पाई जाने वाली प्रजातियों पे भी संकट आ जाता है। तो इनका जो संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है, ये आइए जान लेते हैं पॉइंट के माध्यम से ताकि आपको तैयार रहे। तो हॉट स्पॉट क्षेत्र में अनेक ऐसी विलुप्त प्राय प्रजातियां रहती हैं, विलुप्त प्राय प्रजातियां रहती हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है। विलुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए हॉट स्पॉट स्थल का संरक्षण आवश्यक है। दूसरा, मानवीय हस्तक्षेप के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों का विनाश हो जा रहा है और मानवीय हस्तक्षेप के कारण यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु और प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों का नुकसान हो रहा है, विनाश हो रहा है। इनकी सुरक्षा के लिए इन स्थलों का संरक्षण होना आवश्यक है।
और तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, वो ये है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में औषधीय गुण, देखिए औषधीय गुण वाले अनेक जड़ी बूटियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं। दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पशु पक्षी और जीव जंतुओं की विविधता पाई जाती है, वहाँ पर प्राकृतिक औषधियाँ, पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियाँ, औषधि गुणों से युक्त जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप और अतिदोहन के कारण इनके अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया है और इनकी सुरक्षा के लिए भी इनका संरक्षण आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज़, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण और संतुलन के लिए जैव विविधता तप्त स्थलों की जो सुरक्षा है, जो है वो इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो ये 4 बिंदु रहे हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र में विलुप्तप्राय प्रजातियां रहती हैं, इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है, जिसके कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। और हॉटस्पॉट क्षेत्र में अनेक औषधि गुणों से युक्त जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। मानवीय हस्तक्षेप और अतिदोहन के कारण इनके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। इसकी सुरक्षा के लिए भी इन क्षेत्रों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, जैव विविधता हॉटस्पॉट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता पृथ्वी पर सभी जीवों का आधार है और यदि कोई भी एक प्रजाति नहीं रहेगी तो सांस लेने के लिए हवा नहीं होगी, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, मानव समाज जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। जीवित प्राणियों और प्राकृतिक संसाधनों का सह अस्तित्व जो है, ये संपूर्ण पारिस्थितिकी जीवन का समर्थन प्रणाली के लिए आवश्यक है। और आप जानते हैं कि पर्यावरण के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, सह संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं। इसलिए भी जैव विविधता हॉटस्पॉट और उनका संरक्षण आवश्यक है। तो एक और जो पॉइंट बचा है हमारा, वो ये है कि जैव विविधता तप्त स्थलों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसको आइए जानते हैं। कौन कौन से उपाय जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। तो संरक्षण के उपाय मैं यहाँ पर जो हेडिंग है उपाय, इसको डाल दे रहा हूँ। कौन कौन से उपाय हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता और अनेक प्रकार के जीव जंतु और प्राणियों की विविधता पाई जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो जो पर्यटन गतिविधियाँ हैं, पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए या फिर इन पर नियंत्रण रखा जाए। रोक तो नहीं पूरी तरह से लगाया जा सकता है, तो पर्यटन गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जाए हॉटस्पॉट क्षेत्रों के संरक्षण के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इन क्षेत्रों में बड़े बांध बनाने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर जो विविधता है वो इससे प्रभावित होती है। बांध बनाए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, थर्मल प्लांट, इसको मैं लिख रहा हूँ, थर्मल प्लांट हैं और जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जो एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, हमारे किसी भी प्रकार के एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, वो इन क्षेत्रों में लगाए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रदूषणकारी उद्योग हैं, प्रदूषणकारी विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, और एक और रेलवे लाइन पर इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो निजी भूमि में रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इस भूमि को सरकारी और जो है कम से कम हस्तक्षेप वाला रखना चाहिए। कम से कम सरकारी नियंत्रण में ये भूमि हो, ताकि
कम से कम हस्तक्षेप हो। और एक और महत्वपूर्ण जो है हॉट स्पॉट के संरक्षण के लिए जो उपाय है, वहाँ पे प्रदूषण में सबसे खतरनाक जो है वो प्लास्टिक प्रदूषण है। तो जो प्लास्टिक बैग है और प्लास्टिक के अन्य सामान है, प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और ये जो है हॉट स्पॉट संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जान लीजिए कि इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों पर युक्त रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। मानवीय गतिविधियों से स्थानीय जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा बढ़ता है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मानदंड हैं उनका पालन अनिवार्य होना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट, बांध और बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित किए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य से जो बाहरी प्रजातियां हैं, चाहे जंतु या वनस्पति हैं, उनके प्रवेश पर रोक लगाया जाना चाहिए। और इन क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग और रेलवे लाइन पर प्रतिबंध होना चाहिए। और इन सभी उपायों के द्वारा जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध इन हॉट स्पॉट का संरक्षण करके पर्यावरण और जैव विविधता दोनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जाना कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट या जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है, इसके प्रमुख मानक क्या हैं, जैव विविधता तप्त क्षेत्रों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसके संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इस प्रश्न के अध्ययन के क्रम में हमने प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको भी कवर किया है, तो आप उनको अलग से नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।